बेटा मैंने आपको ये जो नोट्स थे अपने ये शेयर किए थे अब गूगल क्लासरूम में, और मैंने आपसे कहा था कि आप इन नोट्सों को प्रिंट आउट ले लें अपने पास। सर किसनों ने प्रिंट ले लिए? लिया। ठीक है, शाबाश। इसको अब जिन लोगों ने प्रिंट ले लिया है वो देखेंगे, वो ज्यादा बेहतर फॉलो कर सकेंगे आज। ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखो कि ये आपके सामने नोट्स चल रहे हैं। ये तो खैर पहला पेज तो सर वॉल्टर लीवन की कोट था, नीचे ये सिलेबस है जो पढ़ा रहा हूँ। ये बेटा हम कल हमने शुरू किया था, और आगे चलते जाएं। इसमें ये चीजें हमने पढ़ ली थी कल, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए थे, लेकिन मैं फंडामेंटल यूनिट्स के हवाले से एक बात बताना चाहूंगा। ये देखिए, आपने ना सिंबल और इधर दो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, एक सिंबल नजर आ रहा है, एक डायमेंशंस नजर आ रहा है। बेटा केम्ब्रिज के सिलेबस में सिंबल्स हैं, डायमेंशंस नहीं है, मगर एफएससी में डायमेंशंस हैं, और नस्ट के और सैट के जो सैट 2 होती है उसमें भी डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है। ये इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको सिंबल्स का पता है तो आपको डायमेंशंस का भी पता होगा। इधर देखें आप मेरे सामने, ये जो कैमरा अभी ऑन होता है, ये देखें। अच्छा, ये देखें, इसमें ये है कि लेंथ का यूनिट क्या है। जी, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? एम। और ज्यादा जनरलाइज करना हो तो एल। मीटर में तो सिर्फ ये है ना कि वो सिर्फ आप देखें वो हो जाता है, मतलब एक खास सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन जब आप इस तरह करके एल लिखते हैं तो इसे डायमेंशन कहते हैं। ये ज्यादा जनरलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमेंशन मीटर। और इसी तरह से देखें, टाइम है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। और डायमेंशन में इसको आप टी कहेंगे, डायमेंशन में इसको क्या कहेंगे? टी कहेंगे। और इसी तरह से देखें, मास। मास का सिंबल क्या है? केजी। डायमेंशन में इसके लिए कैपिटल एम इस्तेमाल होता है। जनरलाइज कर दिया गया, यानी आप उसके फिर कोई भी यूनिट आप पुट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से देखें, करंट है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। और डायमेंशन में उसके लिए सिंबल है आई, जो उसको वो करता है, यूज आप कर सकते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर। टेम्परेचर का आप यूनिट क्या है? केल्विन। और डायमेंशन में उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल, वो इधर यूनिट्स में भी, यहां भी मोल है और यहां पर भी वो मोल ही रहेगा। और ब्राइटनेस जो है वो आप इस्तेमाल, उसका यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे चलें जनाब। वापस वापस उस पे चलें जनाब, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं। सर मेरा एक जी जी सवाल है। जी, मैं सुन रहा हूँ। सर ये जो सारे डायमेंशन में स्टैंडर्डाइज्ड होते जी हैं? हाँ बेटा, डायमेंशंस का बेटा फायदा ये होता है। डायमेंशंस का पूछे फायदा क्या होता है? देखिए आप वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता ना क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है कि नहीं? तो इसके यूनिट्स क्या बने? मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड माइनस वन। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बंदा कहे कि जी वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ ओवर टाइम है, या लेंथ और टाइम माइनस वन है, उसका बेनिफिट ये होता है कि बाद में कोई बंदा आपको कहे ना मैं लेंथ फुट में मेजर कर रहा हूं और टाइम सेकंड में, तो आप फौरन कह देंगे अच्छा तुम्हारी वेलोसिटी फुट पर सेकंड में। अगर वो कहे कि मैं लेंथ को माइल्स में मेजर कर रहा हूं और टाइम को आवर्स में मेजर कर रहा हूं, तो आप फौरन कहेंगे कि अच्छा वेलोसिटी की फिर डायमेंशन माइल्स पर आवर है। और आप ये भी, अगर वो कहे कि मैं लेंथ को तो माइल्स में मेजर कर रहा हूं और टाइम को मिनट्स में मेजर कर रहा हूं, तो फिर आप फौरन कहेंगे कि अच्छा तुम्हारी वेलोसिटी की डायमेंशंस या वेलोसिटी के यूनिट्स जो हैं वो माइल्स पर मिनट है। कहने का मतलब ये है कि आप डायमेंशन से जरा जनरलाइज हो जाता है। डायमेंशन से क्या हो जाता है? जनरलाइज हो जाता है बेटा। डायमेंशन से क्या हो जाता है? जनरलाइज होता है। ठीक है, डायमेंशन से क्या हो जाता है? जनरलाइज हो जाता है। अच्छा, अब आगे चलें, वापस उन्हीं नोट्स की तरफ देखें, उन्हीं नोट्स पे आ जाएं। नोट्स आपके सामने हैं जी।
सर मेरा एक सवाल है। जी 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 जी, मैं सर सुन। आपने जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें आपने मोल का सिंबल MOL लिखा हुआ है, तो जी और आपने यहाँ पे MOLE लिखा हुआ है, तो MOLE है इसका सिंबल MOL या MOL है सिर्फ? MOL है बेटा, MOL है, सिर्फ MOL है, मोल, उसमें और ई नहीं है। डिमेंशन भी MOL है या जी बिल्कुल, डायमेंशन डिमेंशन भी में भी ई MOL। नहीं आता? जी बिल्कुल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा, अब आप आगे देखें, नीचे नोट्स के सेकंड आप देखें, इसमें आप देखेंगे आपके पास एरिया है और उसकी डायमेंशंस हैं। तो एरिया के यूनिट्स क्या होंगे? वो खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी कि आप क्लास में उसे भर दें। अगर किसी के पास नोट्स होंगे तो वो आराम से भर देगा। यूनिट्स की जगह आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यहां पर आप यूनिट्स की जगह, एरिया में यूनिट्स की जगह क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन की जगह लिखेंगे लेंथ स्क्वायर। ठीक है, ये देखें, ठीक है कि नहीं? हाँ तो अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि 1/लेंथ के क्या यूनिट होंगे? मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये आप कर्सर मूव कर रहा है आपके सामने कि नहीं? ये बेटा 1/लेंथ की। यस सर, हाँ, इसकी बेटा, इसकी क्या यूनिट्स होंगे 1/लेंथ के? 1/मीटर, M to वन the ओवर, पावर माइनस हाँ 1/मीटर हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलें 1 जनाब। over M या M to the पावर -1। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इससे बाहर आ गए कैमरे पर। अच्छा, आप ये चीज देखें कि इसमें कुछ चीजें आपके सामने आई हैं। वो आई हैं नंबर के क्या यूनिट्स होते हैं बेटा? किसी चीज के नंबर के क्या यूनिट्स होते हैं? नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई यूनिट नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट लेंथ, इसके क्या यूनिट्स हैं बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, इसके क्या यूनिट्स हैं बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जी, इसके क्या यूनिट्स होंगे? ये है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई यूनिट नहीं हुआ, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे? मीटर -3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के जो यूनिट्स बनेंगे वो मीटर -3 बनेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे तो उनके भी यही यूनिट होंगे। इस तरह वो कहता है जी कि मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है जी 5.2 इंटू 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस आप इसके साथ यहां -3 लगा देंगे। इसी तरीके से अगर वो कहता है जी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपको पता ना क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो अब मुझे बताएं इसके यूनिट्स क्या होंगे? 1/सेकेंड। नंबर के कोई से नहीं होते और पर सेकेंड ये होगी, और ये चीज सेकेंड -1 कहलाती है। अच्छा, आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आपने पढ़े हुए हैं हर्ट्ज। बेटा आपने फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स पढ़े हुए हैं हर्ट्ज बेटा? यस सर। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आपने हर्ट्ज में पढ़े हुए हैं। तो बेटा इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स अगर हर्ट्ज में हैं तो आपको पता है हर्ट्ज उसका प्रॉपर यूनिट नहीं है, ये उसका सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है। फ्रीक्वेंसी का असली यूनिट सेकेंड -1। फ्रीक्वेंसी का असली यूनिट क्या है? सेकेंड -1। फ्रीक्वेंसी का असली यूनिट क्या है बेटा? सेकेंड -1। ठीक है। अब आप कहते हैं जी फर्ज करें ये एक साइकिल है, ये 2 साइकिल हैं और ये 3 साइकिल्स हैं, और फिर आप कहते हैं जी कि चलें ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? 3। अब आप लिख सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, आप लिख सकते हैं 3 हर्ट्ज, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं 3 सेकेंड -1। और ये बेटा उसका प्रॉपर यूनिट, ये उसका क्या है? ये है उसका प्रॉपर यूनिट। कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जनाब, हम कल हम पढ़ रहे थे, हमने मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़े थे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, वो क्या क्वेश्चन था? कल मैंने आपसे कहा था सर कि हाँ, कि मोमेंट
टॉर्क को हम जॉल क्यों नहीं लिखते? हाँ, और वर्क डन को टॉर्क इनटू मोमेंट आर्म होता है, और वर्क डन हमने क्या पढ़ा था? जाउल। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका जाउल जो है वो न्यूटन मीटर होता है, और फिर न्यूटन को आप ब्रेक कर लें यूं करके, और अगर किसी को भूल जाए कि न्यूटन के यूनिट्स क्या थे तो वो बार बार F इज इक्वल टू एम ए से याद कर ले। न्यूटन के जी, एक्सेलरेशन की जगह मीटर माइनस सेकंड स्क्वायर, इस तरह से याद कर ले, तो ये क्या बन जाता है? के जी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। फिर मैंने कहा था जी कि ये मोमेंट के यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन मीटर ही होते हैं, ये जूल क्यों नहीं? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आया, और मैंने कहा था आप 3 सॉलिड रीजंस दें। आप में से तकरीबन 10 या 11 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया। जी 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 बेटा, जी मैं सुन रहा हूँ। सर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी बात टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, टॉर्क के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क हैज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रेडियंस में मेजर होती है, तो उसका असल ऐसा ही जो यानी उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर रेडियन। हम लोग हमेशा अब तक ऐसे करते रहे हैं कि हमने जो एंगल है उसको हमेशा 90 डिग्री समझा, हालांकि हमेशा 90 डिग्री नहीं होता। नहीं बेटा नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सर, मैं आपके सामने अब लिखता हूँ। ये बात तो आपने सही कही कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये पहला रीजन ठीक है, मगर इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ, दूसरा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैं बता, अच्छा मैं आ रहा हूँ सर, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, और ये बेटा किससे रिलेटेड है? ये जो रोटेशनल इफेक्ट से डील करता है, ये रोटेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं? ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, इसमें यह है कि एंगल फोर्स एंड ये यानी ये मैक्सिमाइज होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। मोमेंट आर्म में परपेंडिकुलर होता है, ये डिफरेंस। हाँ बेटा, वो जो पर यूनिट रेडियन वगैरह कह रहे हैं ना आप, वो नहीं बेटा, वो उसका नहीं रीजन, ठीक है वो। अच्छा, इसमें ये चीज है, वो बेशक आप किसी भी फिजिक्स का बुक खोल के देख लें, उसमें ऐसा रीजन नहीं लिखा। इसमें ये होगा कि फोर्स एंड मोमेंट आर्म, इसमें डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आर परपेंडिकुलर, या आप यूं कह लें कि द टॉर्क मैक्सिमाइजेस, या टॉर्क या मोमेंट मैक्सिमाइजेस when the angle थीटा इज 90 डिग्री। इसमें बेटा पर यूनिट रेडियन नहीं लिखेंगे, वो उसका कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? वो टॉर्क से इसमें रिलेटेड नहीं होगा। ये 3 इसके सॉलिड रीजन है, ठीक है ना? आप में से तकरीबन 10 या 12 बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे जवाब दिए, और मैं उन सबको के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह पाक उन्हें फिजिक्स का बेहतरीन इल्म अता फरमाए। आगे चलते हैं, मोमेंट के बाद हम आगे चीज चलते हैं, और हमारी जो चीज है वो आपके सामने में पेश करता हूँ एक और, वो है जनाब मोमेंट हो गई। अब आ जाए जी मोमेंटम। एक बात याद रखें, मोमेंटम और मोमेंट में फर्क है। मोमेंटम होता है जी मास इनटू वेलोसिटी। जी, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास किसके बराबर है? के जी, और वेलोसिटी किसके बराबर है? मीटर पर सेकेंड। ये बराबर है किसमें? के जी मीटर पर सेकेंड, या के जी मीटर सेकेंड माइनस 1। और बेटा इसको डायमेंशंस में लिखे ना तो एम एल ओवर टी, ये फिर डायमेंशंस में एम एल टी माइनस 1 बनता है। डायमेंशंस में जरा ज्यादा जनरलाइज हो जाता है, अगर आप बाद में किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में वर्क भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसके यूनिट्स फौरन वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि मोमेंटम के यूनिट्स ऐसे नहीं लिखे होंगे, मोमेंटम के यूनिट्स में वो न्यूटन लाजमी लेकर आते हैं, इसलिए कि मोमेंटम का फोर्स से तल्लक है,
इसलिए मोमेंटम को फोर्स से रिलेट करना पसंद किया जाता है। अब आपको पता है फोर्स किसके बराबर है, F इज इक्वल टू ma के बराबर है। फोर्स की जगह आप पुट कर दें न्यूटन, मास की जगह पुट कर दें kg, एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन बराबर है kg मीटर सेकंड माइनस 2। न्यूटन बराबर है kg मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखो कि ये चीज यहां से देखकर, इसको देखकर आप इसमें देखें क्या होगा। ये हो गया, ये पूरी चीज कहलाएगी न्यूटन, और ये न्यूटन सेकंड है। तो इस तरह से बेटा आप न्यूटन सेकंड, मोमेंटम का एक यूनिट न्यूटन सेकंड भी है बेटा। मोमेंटम का एक यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड भी है। मोमेंटम का एक यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड भी है, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, अगला जो आपके सर मुझे वो फोर्स वाली वो चीज सही समझ नहीं आई। जी जी बेटा, क्या ये चीज नहीं समझ आई जो अभी हमने की है। वो फोर्स जो है वो न्यूटन, नहीं 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 सर, वो फोर्स जो है न्यूटन सेकंड कैसे बनता है, हम फोर्स तो कैसे यानी कि न्यूटन सेकंड है। किलोग्राम पर केजी एम एस टू द पावर -1 को एस टू द पावर -2 कैसे कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो फोर्स को बेटा मैंने न्यूटन सेकंड नहीं कहा, फोर्स को मैंने न्यूटन सेकंड नहीं कहा, ठीक है। फोर्स यही है, यहां तक ठीक है। मैंने फोर्स को न्यूटन सेकंड नहीं कहा, फोर्स तो न्यूटन ही है, तो यहां तक ठीक है जी यार, हाँ यहां जी तक सर, यहाँ ठीक है तक कि समझ नहीं। आ गया। यस सर, यस सर। अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम मास की जगह आप पुट कर दें केजी, इसकी जगह वेलोसिटी पुट कर दें, ये मोमेंटम के यूनिट्स नोट करें, ये न्यूटन के। लेकिन एक बंदे का दिल है, किसी ने कहा कि क्या ये अच्छा हो कि मोमेंटम के यूनिट्स में भी न्यूटन आए। क्यों आए, क्योंकि मोमेंटम का तल्लक फोर्स से है बहरहाल। उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, ये देखें, सेकंड ओवर सेकंड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो ये चीज कहलाती है न्यूटन, और ये चीज कहलाती है सेकंड। सर सेकंड स्क्वायर कहाँ से है? समझ गया। यार ये सेकंड और ये सेकंड मिले तो सेकंड स्क्वायर बना। हमने एस ओवर एस इंट्रोड्यूस कराया, देखो एस ओवर एस होता तो 1 के बराबर है, एस ओवर एस हमने इंट्रोड्यूस कराया, देखो ना, एक ही चीज से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया। यार हमने उसी चीज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसलिए हमने कोई नई चीज तो की नहीं है, 1 के बराबर है। ये एस और ये एस मिला तो ये स्क्वायर हो गया, और ये एस अकेला यहां बच गया। ये पूरी चीज जो है वो न्यूटन बन गई। नहीं समझ आया ओके सर, समझ आ गया बेटा, आगे बाकी समझ सर, आगे। ठीक ठीक। अब मोमेंटम में न्यूटन सेकंड भी आप लिखेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा यार, एक चीज है स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन के क्या यूनिट्स होंगे। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, आप इन फार्मूलों से घबराएं नहीं, ये फार्मूले आप आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इन फार्मूलों को सिर्फ यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। आप ये मत समझे सर इतने ज्यादा फार्मूले सर ने लिख दिए हैं। मसलन मोमेंटम का अपना एक अलग चैप्टर है, तो हम मोमेंटम को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेशर का अपना एक अलग चैप्टर है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूलों को लिख रहे हैं, उसके परस्पेक्टिव से, इसके परस्पेक्टिव से कि जनाब। अच्छा स्ट्रेन है जी, चेंज इन लेंथ ओवर जी जी सर स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं है ना जी। स्ट्रेन के देखिए चेंज इन लेंथ होती है मीटर में, ओरिजिनल लेंथ होती है मीटर में, तो ये 1 हो गया। यहां तक तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, ये चीज है कि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, ठीक है।
अच्छा बेटा मुझे ये बात बताएं, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपसे पूछा था कि साइन थीटा के क्या यूनिट्स होते हैं, आपने याद है किसी को कि नहीं? साइन थीटा के क्या यूनिट्स होते हैं? कोई यूनिट नहीं होता, अच्छा, नो कोई यूनिट। यूनिट नहीं होता। नो कॉस थीटा के भी कोई यूनिट्स नहीं है और टेंजेंट थीटा के भी कोई यूनिट्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेशियोज हैं, किसकी? लेंथ की रेशियोज हैं। परपेंडिकुलर आप देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी अगर मीटरों में मैयर हो और ये वाला नीचे वाला भी मीटरों में कन्वर्ट हो तो वो सारा कुछ उसमें ही कन्वर्ट हो जाए, मतलब कट जाएगा। तो इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के भी कोई यूनिट्स नहीं होते, स्ट्रेन के भी कोई यूनिट्स नहीं। अच्छा अब आप देखिए, आपने एक चीज पढ़ी थी, प्रेशर। प्रेशर था फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर किसके बराबर था? फोर्स ओवर एरिया। और फिर हमने पढ़ा था पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या था? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन की जगह हमने पुट किया था केजी मीटर सेकंड माइनस 2 ओवर मीटर स्क्वायर। ये बराबर किसके बन गया? केजी मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2। इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है यहां तक? नो सर। ठीक ठीक। अब एक टॉपिक और, एक चीज और है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, घबराए नहीं उसमें, फिलहाल हम उसको सिर्फ कोट कर रहे हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस है फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस जो है वो प्रेशर की सिस्टर टर्म है। तो स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हैं? स्ट्रेस के फिर क्या यूनिट्स होंगे आप बताएं यार, स्ट्रेस के क्या यूनिट? सर न्यूटन पर स्क्वायर वो मीटर। ठीक है, और प्रेशर का क्या यूनिट था? प्रेशर के यूनिट का नाम क्या था? पास्कल। तो फिर स्ट्रेस के यूनिट का नाम क्या होगा? स्ट्रेस की, उसका भी पास्कल होगा। जी बिल्कुल। और पास्कल का सिंबल क्या है? पी है। न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, एक बात है, छोटी सी बात, हम यूनिट्स का ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर यूनिट का क्यों पढ़ रहे हैं, बता सकते हैं? बेस बनाने के लिए सर, हाँ आगे मसला ना हो सके। क्या कह रहे हैं? कन्वर्जन सर, आगे कन्वर्जन अगर भूल जाए हम, हाँ, किसी की यूनिट भूल जाए तो हम ड्राइव कर सकते हैं सर। वो बात भी ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्योंकि गलत यूनिट हम इस्तेमाल मत करें और हमारी गलतियां ना हो। ये बात भी ठीक है, लेकिन एक और भी रीजन है, पूछें क्या? एक और भी चीज है, वो ये है बेटा कि साइंटिस्ट ने, ताकि हमें बाकी सब जी बेटा, ताकि हमें बाकी सर क्योंकि इंसान को स्पेसिफिक यूनिट चाहिए पढ़ने के लिए। अच्छा एक मिनट, दानिया आप बताएं, आप क्या कह रही थी? Sir, I was saying so that we know the basics for every other chapter that is coming. ठीक। अच्छा अभी और क्यों एक बंदा बात कर रहा था, वो कौन था? उसने कौन था? अभी एक किसी ने बात और भी की थी मैंने, वो कौन थे? वो बताएं, वो क्या कह रहे थे? मैं था जी बताओ, आपने क्या कहा था सर, बेटा? ताकि हम किसी गलत यूनिट्स को इनपुट ना करें और हमारी मिस्टेक ना करें। चले ये भी ठीक, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम गलत यूनिट्स ताकि इनपुट ना करें। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुने बेटा। बात यह है कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे फार्मूले यूनिट्स को देख के डिराइव किए, पता है आपको? साइंटिस्ट ने बहुत सारे फार्मूले यूनिट्स देख के डिराइव किए। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक छत है, छत के साथ ये धागा बंधा हुआ है, और ये एक बॉब है, पेंडुलम, और आप इसको यहां से छोड़ें तो ये वाइब्रेट करता है, यूं वाइब्रेट करता है, तो यहां से यहां जाने का जो टाइम है उसको कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। अब साइंटिस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड थे, फिजिसिस्ट, कि इसका टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, इस बॉब के मास पे डिपेंड करता है, या इसके वेट पे डिपेंड करता है, वेट जो mg के बराबर होता है। तो उन्होंने देखा कि लेंथ ओवर जी के जो यूनिट्स हैं उनका अंडर रूट ले लें तो वो टाइम आता है सेकेंड्स। उन्होंने देखा कि लेंथ ओवर जी लेकर अंडर रूट लें तो उसके यूनिट्स का आता है सेकेंड्स में आता है। मिसाल के तौर पर आपको पता है लेंथ जो होती है मीटर में होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है। अंडर रूट लें इसका, ये क्या चीज बनती है? मीटर
ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर से कट गया, अंडर रूट सेकंड स्क्वायर हुआ और ये सेकंड हुआ। उनको अंदाजा हो गया इसका जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट एल ओवर जी से रिलेटेड है। और बाद में उन्होंने कहा कि एक और एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई कर लिया कि इसका टाइम पीरियड जो है वो एल ओवर जी के 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के बराबर है। और इसमें मास शामिल नहीं, क्योंकि जब इधर मास डालें तो केजी आ जाता है और वो केजी जो है यहाँ सेकंड प्रोड्यूस नहीं करता। और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी कर लिया। इसका मतलब है बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने सिर्फ यूनिट्स के बेस पे, यूनिट्स को देख के डिराइव कर लिए। इसको देख के डिराइव कर लिए, यूनिट्स को देख के डिराइव कर लिए। मसलन आपको पता है वोल्टेज, वोल्टेज होती है जूल पर कूलम। अच्छा, अब अगर आप इसके साथ चार्ज को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है चार्ज तो कूलम में होता है, कूलम कूलम कटेगा तो ये क्या पीछे बचेगा, जूल्स। जूल्स क्या होता है, एनर्जी। तो वोल्टेज और चार्ज को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई एनर्जी आएगी। अब अगर कोई बंदा कहे जी कि फलां रॉकेट उड़ रहा था और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करने से आएगी, तो आप कहेंगे भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वोल्टेज तो जूल्स पर कूलम होती है, चार्ज कूलम में होता है, कूलम कूलम से जब मल्टीप्लाई करे तो आंसर जूल्स आता है। इसका मतलब है वोल्टेज और चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो कोई एनर्जी से रिलेटेड चीज दे रहा है। तुम्हारा ये दावा झूठा है। और बेटा 1960 में फिर ये बात ऐसी हुई कि ना 1960 में अमेरिका वगैरह में एक वो हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होना था, प्रैक्टिस कर रहे थे वो, उसकी वो सॉरी एक्सपेरिमेंटल वो था। अब उसकी हाइड्रोजन बम जो ब्लास्ट होना था उससे एक प्रेशर वेव बननी थी जिसने चारों तरफ जाना था। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रेशर वेव का फार्मूला क्या होगा, उसमें डेंसिटी ऑफ एयर भी शामिल होगी, वो जो ब्लास्ट किया था उसमें मास भी शामिल होगा, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसी इक्वेशन बनेगी। तो एक फिजिसिस्ट ने वो इक्वेशन पूरी बना दी कि जी उसमें ये एम्पलीट्यूड होगा, ये विंड वेलोसिटी होगी, और उसने वो इक्वेशन महज यूनिट्स के बेस पे बनाई कि इधर से इतने यूनिट्स कटेंगे तो इधर से प्रेशर के बराबर बनेंगे। यानी उसने प्योरली सिर्फ और सिर्फ अपने इन्यूट्रेशन को यूज करते हुए सिर्फ यूनिट्स के बेस पर एक इक्वेशन प्रिडिक्ट की। तो उससे वो बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो एग्जैक्टली उसकी इक्वेशन को फॉलो कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इसका मतलब है हम महज यूनिट्स की बेस पर बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि यूनिट्स को फिजिक्स में एज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पढ़ाना चाहिए। तो तब वहां से फिर बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जी कि यूनिट्स भी पढ़ाए जाए। ठीक है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए जैसे प्रेशर है, प्रेशर जब भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। अब देखें प्रेशर किस में है, पास्कल में है। वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में है। पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है। ये जब इसको काटेगा तो न्यूटन मीटर रह जाएगा, न्यूटन मीटर जूल्स होता है। तो पता चला कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है कि नहीं। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या करेगा, एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज प्रोड्यूस करेगा। तो इसका ये बात पता चल जाती है। इससे ये पता चलता है कि यूनिट्स आपने अच्छी तरह दबा के पढ़े हुए हों तो आप क्या कहते हैं इक्वेशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और किसी की झूठी इक्वेशन को भी ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है जी कि वो क्या कहते हैं फलां जो बर्ड है ना वो उस अपने मुंह से जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालता है, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालता है खुद उसी वेलोसिटी से उड़ता है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट इट एमिट्स, ऐसे कोई बात करता है। तो आप उसे कहेंगे यार फ्रीक्वेंसी के यूनिट तो सेकंड -1 है, वेलोसिटी के तो मीटर पर सेकंड है, ये रिलेशनशिप तो समझ में नहीं आती है, और 100 के कोई यूनिट्स नहीं है, तो तुम जो बात कर रहे हो थोड़ी बोंगी मार रहे हो। इसका मतलब ये है आपके सामने कोई बंदा कोई फार्मूला रखता है कि मैंने C = AB + D फार्मूला बनाया है, अभी आपने उस फार्मूले की थ्योरी नहीं पढ़ी, अभी आपने उस फार्मूले पर कोई रिसर्च नहीं पढ़ा, उसका रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़ा। तो एक रफ चेक एकदम जो आप कर सकते हैं वो आप उसके यूनिट्स चेक कर सकते हैं। अगर उसके यूनिट्स ठीक आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड से मैच कर रहे हैं, तो आप फिर अगली बात आप सोचेंगे कि चलो मैं देखता हूँ इसने बाकी थ्योरी क्या लिखी है। वरना आप उसको शुरू में ही रिजेक्ट कर देंगे, भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो इक्वेशन के यूनिट्स ही नहीं मैच कर रहे, तो उसका मतलब तुम्हारी सारी बात गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब।
अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। अगली जो मैंने बात आपसे करनी थी वो है कि आपने पढ़ा हुआ है ना कि करंट किसके बराबर है? चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज किसके बराबर है? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के यूनिट्स क्या है बेटा? जी, कोई बता सकता है चार्ज के यूनिट? सर कूलम। कूलम कैपिटल, Coulombs? हाँ कूलम कैपिटल सी। और करंट के यूनिट्स क्या हैं? एम्पियर कैपिटल ए। और टाइम के लिए छोटा एस। ये याद रखें, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्या चीज कैपिटल है क्या चीज स्मॉल है। तो टाइम के लिए जो एस इस्तेमाल होता है वो छोटा एस इस्तेमाल होता है। तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड। अब आप देखें, आपने एम्पियर की मदद से कूलम को डिफाइन किया, ऐसा है कि नहीं? आपने क्या किया बेटा? आपने एम्पियर की मदद से कूलम को डिफाइन किया है। अब आप एम्पियर को कभी कूलम पर सेकंड से डिफाइन नहीं करेंगे कोई आपको, क्योंकि एम्पियर बेसिक है। कूलम ने मदद ली एम्पियर की, अब एम्पियर मदद नहीं लेगा कूलम की। वो लतीफा याद रखें जो मैंने आपको पहले दिन सुनाया था कि उसने कहा कि भाई साहब मैंने यूनाइटेड बैंक जाना है। उसने कहा ठीक है भाई, यूबीएल का जो बैंक है वो फलां पेट्रोल पंप के सामने है। उसने पूछा भाई साहब मुझे उस पेट्रोल पंप का भी नहीं पता। उसने कहा वो यूबीएल के सामने। उसने कहा भाई साहब वो दोनों हैं किधर? उसने कहा भाई वो आमने सामने। अब आप मुझे बताएं, इस बंदे ने उसको कोई एड्रेस नहीं बताया। अगर वो उससे पूछता कि सर यूबीएल किधर है, वो कहता पेट्रोल पंप के सामने। वो कहता भाई साहब पेट्रोल पंप किधर है? वो कहता अच्छा तुम इधर से ना इतना कदम इधर जाओ, लेफ्ट टर्न करो तो सामने तुम्हें पेट्रोल पंप नजर आएगा। कहने का मतलब है कि यूबीएल का पता बताने के लिए पेट्रोल पंप का रेफरेंस लिया, तो अब पेट्रोल पंप को बताने के लिए कोई और रेफरेंस यूज करें, दोनों को रेसिप्रोकेट ना कर दें। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से कूलम ने मदद ली एम्पियर की अपने आप को डिफाइन करने के लिए। अब एम्पियर मदद नहीं लेगा कूलम की, ये बात सच तो है, मगर ये एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है। ये एम्पियर की क्या नहीं है? डेफिनेशन नहीं। ठीक, अब अगली बात देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आप ये चीज अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे तो हम लिख सकते हैं जी, आप कहेंगे कि 1 कूलम इज अ चार्ज व्हिच पासेस अगर व्हेन हमसे फर्स्ट exists in the wire for 1 second। यानी आपने कूलम को एम्पियर के थ्रू डिफाइन। अब अगर कोई कहे डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ये नहीं कहेंगे कि when 1 कूलम ऑफ चार्ज passes in 1 second। ये बात सच तो है, मगर ये एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं। ठीक है, ये एम्पियर की क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगर कोई कहे डिफाइन 1 कूलम, तो आप कहेंगे कि 1 कूलम इज द चार्ज पासिंग व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर exists in the wire for 1 second। ये बात दुरुस्त है। अब अगर कोई कहे डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ये नहीं कहेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकंड। ये नहीं कहेंगे। ये बात दुरुस्त जरूर है, मगर ये एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। एम्पियर की डेफिनेशन फिर और है, वो आप A2 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना? मैं अगर वैसे बोल देता हूँ, आज हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं वैसे बोल देता हूँ। जब वैसे सिर्फ सुना देता हूँ आपको, आप जरूरी नहीं कि आप उसको समझने की कोशिश करें। वो है 1 एम्पियर इज अ करंट व्हिच व्हेन एग्जिस्ट्स इन 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हेल्ड 1 मीटर अपार्ट produces a force of attraction of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब है, देखिए 1 एम्पियर जो है वो फोर्स से कहीं लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एम्पियर को कूलम पे डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये जो लतीफा है ना यूबीएल और पेट्रोल पंप वाला, अगर आपको लतीफा समझ आया तो आपको ये बात भी समझ आ गई होनी। ठीक है, आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? जी तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। हाँ GH. सर आप बोले एम्पियर को हम कूलम के जरिए। जी, क्या दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? आप पहले कर लो। जी दानिया। जी बेटा। Oh, sorry. मैं- Sorry, सर आप पोटेंशियल डिफरेंस का पूछे थे ना, तो वो मैंने एनर्जी को बता दिया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? वर्क डन ओवर चार्ज के। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? वर्क डन ओवर चार्ज के। तो 1 वोल्ट क्या होगा? जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। सर मेरा सवाल ये था कि आपने बोला है कि हम। जी मैं सुन रहा हूं बेटा। मोहम्मद नजीर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कि हम यानी एम्पेयर को कूलम के जरिए डिफाइन नहीं करेंगे। जी ये बिल्कुल। इसलिए एम्पेयर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जी बिल्कुल। और कूलम एक डिराइव क्वांटिटी है ना, इसलिए हो ना। हाँ, और कूलम एम्पियर किसी और तरीके से डिफाइन हुआ है।
कि एम्पियर की डेफिनेशन एग्जिस्ट, बेशक बेस यूनिट है लेकिन उसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, मगर वो डेफिनेशन कूलम पर बेस नहीं करती। ठीक है ना, लतीफे को ज़हन में ओके, रखिए। तो उसने कहा कि यूपीएल कहां है, उसने कहा कॉलम पेट्रोल। पे भी बेस कर सकते हैं। जी जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद नजीर, क्या बेटा क्या कहा? इस तरह तो हम यानी ये हम टाइम की डेफिनेशन भी कॉलम पे बेस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टाइम तरह तो हम टाइम की डेफिनेशन को भी कॉलम पे नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, सही कह रहे हो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही क्योंकि कह इनकी रहे डेफिनेशन पहले से ही है। हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे यह तो एक कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि जो डेफिनेशन दूसरों पे जो बेस करते हैं वो सिर्फ डिराइव क्वांटिटी से कर सकते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन जो है वो किसी और पे बेस नहीं कर सकते ना। है ना। लेकिन फंडामेंटल की भी देखो, मेरी बात सुनो, फंडामेंटल की भी बाज दफा डेफिनेशन डिराइव पे बेस्ड है। जिस तरह अभी मैंने तुम्हें, ये खैर वैसे बात आज का डिस्कशन नहीं था, मैं इसको भी इसको तुम बस एक दफा सुन लो, दोबारा इसको इसलिए नहीं डिस्कस करो क्योंकि फिर ये बात आज के सेक्शन से, आप आज के टॉपिक से बाहर हो जाएगी और बाकियों के लिए बोरिंग हो जाएगी। मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूं कि एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, मगर इसकी डेफिनेशन में डिराइव्ड यूनिट्स आ रहे हैं। जिस तरह मैं तुम्हारे सामने इसकी डेफिनेशन दोहराता हूं, अगर किसी को समझना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये याद नहीं आपने करनी और ना ही मैं लिखवा रहा हूं यहाँ, ये A2 का काम है, लेकिन मैं वैसे मेंशन कर देता हूं कि 1 एम्पियर इज अ करंट व्हिच व्हेन एग्जिस्ट्स इन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स held 1 meter apart produces a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में न्यूटन आया है, तो पता चला कि फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन में डिराइव्ड आए हुए हैं। ठीक है कि नहीं है? हाँ, अब चूंकि मैंने एम्पियर को डिफाइन करने के लिए न्यूटन का सहारा लिया है, तो न्यूटन को डिफाइन करने के लिए यार मैं एम्पियर का सहारा नहीं लूंगा, ये बस याद रखो। ठीक है ना, इसकी मिसाल ऐसे लिख लेना, देखें ये एक ईंट है ना, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, इन ईंटों के ऊपर एक और ईंट ऐसे रखी गई है। अब ये वाली ईंट इसके ऊपर रखी गई, ये वाली ईंट अब इसके ऊपर नहीं आ सकती, ये ईंट नीचे ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि एम्पियर की मदद से कूलम को डिफाइन किया गया है, अब कूलम की मदद से एम्पियर को नहीं डिफाइन किया जाएगा। अब एम्पियर की जो कोई और डेफिनेशन, एम्पियर न्यूटन के थ्रू डिफाइन हुआ है और अब न्यूटन को एम्पियर पे नहीं डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब है न्यूटन है तो डिराइव्ड यूनिट, लेकिन एम्पियर के नीचे आ गया क्योंकि एम्पियर ने न्यूटन की मदद ली है अपनी डेफिनेशन के लिए। बस बात यह है कि अगर फर्ज करें बी को आपने डिफाइन किया ए को यूज करके, अब आप ए को यूज करके बी डिफाइन नहीं करेंगे, यानी सॉरी, अगर बी को डिफाइन किया ए को यूज करके, तो अब ए की डेफिनेशन के लिए बी नहीं यूज करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखें। और अगर ए ने अपनी डेफिनेशन में सी इस्तेमाल की है, तो सी ए को नहीं इस्तेमाल करेगा अपनी डेफिनेशन में, और सी को डिफाइन करने के लिए अगर आपने डी को इस्तेमाल किया है तो डी सी को नहीं इस्तेमाल करेगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। और ये बात है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड को इस्तेमाल किया हुआ। अच्छा इधर देखें, अब वो बात फिर ऐसे बहुत बोरिंग हो जाएगी, बहस में चली जाएगी। 1 वोल्ट जूल पर कूलम हो जाता है, ठीक है कि नहीं? ज्यादा टेक्निकल अगर डिस्कशन करना तो आप मेरे से अलहदा से कॉल करके मुझे डिस्कस कर सकते हैं रात को 9, 9:30, 10 बजे। 1 वोल्ट, और आप वैसे मुझसे कह सकते हैं सर मुझे आपके 15 मिनट चाहिए, सेपरेट आप टाइम ले सकते हैं। 1 वोल्ट जूल पर कूलम होता है। अब जूल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के, और कूलम किसके बराबर है? एम्पियर सेकंड के, और न्यूटन किसके बराबर है? kg मीटर सेकंड माइनस 2 मीटर ओवर एम्पियर सेकंड। तो ये 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया? kg मीटर स्क्वायर ये 1 वोल्ट kg मीटर स्क्वायर एम्पियर माइनस 1 सेकंड माइनस 3। ये ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ठीक जी। नो सर। अच्छा एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊं, अब जाहिर है कैम्ब्रिज ने अक्सर क्वेश्चन पूछने होते हैं। कैम्ब्रिज जब भी यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो कभी वो प्रेशर के यूनिट्स डिफाइन करवाता है, कभी स्ट्रेन के, कभी इंटेंसिटी के, कभी किसी के, कभी किसी के, मगर उनमें सबसे ज्यादा जो यूनिट उन्होंने पूछा हुआ है वो वोल्टेज का पूछा। अगर आप पास पेपर 20 साल के करें तो उनमें से अगर फर्ज करें यूनिट्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आए हुए, तो उनमें से आधे 10 के करीब सिर्फ वोल्टेज पर आए हुए। ये उनका कोई मनपसंदीदा वो है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन उन्होंने बड़ी दफा ये डिराइव यूनिट पूछा हुआ है। 1 वोल्ट की जान ही नहीं वो छोड़ते, एक प्रेशर की जान नहीं छोड़ते।
अक्सर प्रेशर के यूनिट्स मांगे हुए होते हैं और अक्सर वोल्ट्स के यूनिट्स मांगे हुए। अच्छा, अब मैं आपको देता हूं टास्क, एक आप क्वेश्चन करें और मुझे उसकी वो सेंड करें, व्हाट्सएप करें। ये देखें, या आप बेशक किसी भी तरीके से मुझे उसका जवाब दें। रेजिस्टेंस किसके बराबर है? सर आप अपना नंबर लेते हैं? जी जी आप अपना नंबर लिख सकते हैं क्या? जी बेटा, अपना नंबर आप लिख सकते हैं कहीं पे? जी बेटा, ये मैं लिख रहा हूँ 0300-856-0270 0300-856-0270। ठीक, हाँ, अब 5 मिनट मुझे जवाब दें आप जनाब। ये यूज करें आप और मुझे 1 ओहम का बेसिक लिख के दिखाएं जनाब। चलो जी, 1 ओहम के फंडामेंटल यूनिट्स लिख के दिखाएं। सर हो गया। जी मैं क्वेश्चन कर दूं या आप मुझे मैसेज सेंड कर देंगे? इसका मुझे सेंड कर दीजिएगा बेटा, इसको सेंड कर दीजिएगा और हम क्लास यहाँ ऑफ करते हैं बेटा। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने सॉल्व कर लिया। सर आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है बेटा, साथ आवाज सर वो आ रही है। मैंने सॉल्व कर लिया सर। ठीक है, भेज दो मुझे। सर भेजूं किस तरह मैं? वो नंबर पे भेज दो ना। अच्छा, वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं ये देखिए सामने लिखा नंबर? हुआ आ गया।